ओके, लेट्स स्टार्ट अगेन। आप लोगों ने फंक्शंस बनाना सीख लिए, क्लास बनानी सीख ली। ये कुछ डेफिनेशंस हैं दैट आई विल रिकमेंड फॉर यू पीपल टू स्टडी। दीज आर द बेसिक डेफिनेशंस, लेकिन फॉर योर नॉलेज स्टडी। लेट्स गो। आई हैड अ प्रॉब्लम देयर, तो मैं इसके एक प्रॉब्लम जो मैंने इनकाउंटर की थी मुझे वो बतानी लगा कि ज़रूरी है, तो आई एम गोइंग टू टेल यू। लेट्स से हम कहते हैं हमारे पास एक एम्प्लॉय के नाम से एक क्लास है, ठीक है। ये क्लास हमारे पास एम्प्लॉय की इंफॉर्मेशन वगैरह पे टैकल करती है, ठीक है। हमारे पास एक फंक्शन है, लेट्स से हम कुछ वेरिएबल्स बना देते हैं जो कि क्लास वेरिएबल्स हैं, जिसमें हम कह देते हैं एम्प्लॉय का फर्स्ट नाम, लेट्स से हम कह देते हैं हमारे ईएमपी का नेम, ठीक है, और हमारे पास ईएमपी का डिपार्टमेंट है, ठीक। और दोनों को फॉर इनिशियलाइजेशन हम यहाँ पे क्या करते हैं, इज इक्वल टू इनिशियल वैल्यूज दे देते हैं। हम एक फंक्शन लेते हैं जो कि क्या करता है, गेट इन्फो करता है, और इस गेट इन्फो में हम लोग यहाँ पे यूजर को प्रॉम्प्ट करेंगे कि वो वैल्यूज लिखे, और यूजर को प्रॉम्प्ट करने के बाद हम यहाँ पे क्या करते हैं, हम emp_name में यूजर को कहते हैं क्या करे, एंटर द नेम। तो हम यहाँ पे लिखते हैं एंटर योर नेम प्लीज, ठीक है। और एंटर नाम लिखने के बाद लेट से हम यहाँ पे एंटर करके एम्प्लॉय का डिपार्टमेंट लेते हैं, इज इक्वल टू इनपुट, और इनपुट में हम कहते हैं एंटर योर डिपार्टमेंट प्लीज, ठीक है। तो यूजर क्या करेगा, अपना डिपार्टमेंट और नाम लिखेगा, और डिपार्टमेंट और नाम लिखने के बाद हम यहाँ पे क्या करते हैं, एक फंक्शन बना लेते हैं जो कि क्या करता है, प्रिंट करता है इन्फो। और इस प्रिंट इन्फो में हम सॉरी आई फॉरगेट, ये क्या करेंगे, प्रिंट इन्फो करते हैं, और इस प्रिंट इन्फो में लेट्स डू दिस, और हम कहते हैं वो क्या करेगा, प्रिंट एम्प्लॉय नेम 0, और यहाँ पे हम फॉर्मेट में एम्पी नेम देते हैं, और लेट्स कॉपी इट, पेस्ट इट, और एम्प्लॉय डिपार्टमेंट में हम यहाँ पे लिख देते हैं प्रीटी स्ट्रेट फॉरवर्ड है। अच्छा, इनको फंक्शन था, देयर इज अ मिस्टेक, लेट्स राइट सेल्फ हियर। देखें, कांट असाइन टू लिटरल, ठीक है, तो हो सकता है ये कॉमा की वजह से मसला कर रहा हो, लेट्स डिफाइन इट डिफरेंट, आई होप यही है, ठीक। अब ये क्या कर रहा था, एक्चुअली में ये कॉमा से सेपरेट नहीं करता है वेरिएबल्स को, सही। तो हम लोगों ने यहाँ से क्या किया, अपनी क्लास डिफाइन कर ली, ठीक है। अपनी क्लास डिफाइन करने के बाद आई एम गोइंग टू रिमूव दिस, और रिमूव करने के बाद लेट्स क्रिएट एन ऑब्जेक्ट। मैं कहती हूँ मेरे पास emp1 के नाम से एक ऑब्जेक्ट है जो कि मेरी एम्प्लॉय क्लास का है, ठीक है। हम लोग यहाँ पे एंटर करते हैं, yes the object is created, there is no error, I hope मेरे पास एरर आ जाए। हम emp1 में let's say get info को कॉल करते हैं, और let's say see if it is working, my name is Salas Akbar and CS, okay it is working। now let's do this, हम करते हैं emp1 में print info, I hope मेरे पास एरर आ जाए, सलास अकबर, ठीक है, and the CS, see str that has no format, okay there is a mistake, the error I want is not showing, बाकी सारे एरर आ जाते हैं। emp name is not defined, why, see emp name is defined, मैंने तो emp name define किया है, लेकिन फिर emp name में डेटा क्यों नहीं आ रहा है, बिकॉज पाइथन में एक और चीज हो जाती है, even though you are using a variable that is defined inside the class, you have to tell the name of the class, because आपके पास ये इंस्टेंस वेरिएबल और क्लास वेरिएबल्स को सेपरेटली ट्रीट करता है। तो emp नेम यहाँ पे बना तो इसने ये बना दिया कि ये क्या कर रहा है, ये इसको सिर्फ और सिर्फ फंक्शन के अंदर बनाया हुआ इंस्टेंस वेरिएबल समझने लग गया, लोकल वेरिएबल समझने लग गया।
वो इसे क्लास का वेरिएबल नहीं कह रहा था. दैट्स वाई every time you are going to use the variables that are the class level variables or the you can say global level variables, you are going to use the employee keyword here. So I hope मेरा error. Okay. I have a class employee E, not double E. हाँ. See, now it is printing. Employee name is Salasa, employee department is CS. So whenever this was the actually मुझे टैकल करने में 15-20 मिनट लग गए थे क्योंकि मुझे पता नहीं था ये कहाँ मिस्टेक हो रही है. So you people are going to do this because आपको ऐसे फंक्शंस बनाने पड़ेंगे जहाँ वेरिएबल्स लें और वैल्यूज रिटर्न करना है. So make sure कि आप जब भी इन देखें लोकल वेरिएबल्स तक तो बात नहीं है, वो वेरिएबल अगर विद इन द फंक्शन रहना है तो वो विद इन द फंक्शन इट्स ओके, इट इज गोइंग टू वर्क. लेकिन इफ यू आर गोइंग टू यूज द वेरिएबल्स दैट आर द क्लास लेवल वेरिएबल्स, काइंडली use the class name with the variable so that your function knows that you are updating the variable. Otherwise ये emp name पता क्या करता है, ये emp name इसी emp name को अपडेट नहीं करता, बल्कि ये emp name क्या करता है कि अपने पास एक लोकल वेरिएबल बना लेता है और उसको वैल्यू असाइन कर देता है. So you are going to mark it like that so that your program will know that you are using the employee variable. ठीक है. आपको ठीक है, ये सैलरी समझ में आ गई. क्लास लेवल इनिट देख लिया, दैट इज द कंस्ट्रक्टर. और there is a function that I don't know is working or not. Let's do this. Okay, so I was trying to do something that wasn't happening. ठीक, बिल्ट-इन क्लास एट्रीब्यूट्स, आपके पास कुछ एट्रीब्यूट्स हैं जिन्हें आप देख सकते हो. तो यहाँ पे हम करके देख लेते हैं. आप क्लास का डॉक नेम एंड मॉड्यूल प्रिंट कर सकते हो. तो मेरे पास यहाँ पे क्लास है. So I'm going to say print how to use it, the class name and the doc. ठीक है, मेरे पास जो employee class है. Why are you doing this? Employee class के बाद let's say dot, and dot में हम करते हैं underscore dict. ठीक है, देखते हैं हमारे पास वैल्यू क्या प्रिंट होती है. दिस इज द डिक्शनरी इन विच योर ऑब्जेक्ट इज एक्चुअली देयर. तो ये बता रहा है कि आपके पास मॉड्यूल में emp नेम में करंटली वैल्यू ये है, वैल्यू CS है, गेट इन्फो कर लें एंड एट्रीब्यूट्स एंड वेरिएबल्स एक्सेट्रा. इसी तरीके से अगर हम डिक्शनरी के बजाय यहाँ पे अपने पास डॉक को प्रिंट करके देखते हैं. ठीक है, इसका डॉक नन है. आप अपनी क्लास में कोई एक डॉक्यूमेंट दे सकते हो. लेट्स से आप अपनी क्लास को जब स्टार्ट करते हो तो सिंगल कोट्स में इट इज ए एम्प्लॉई क्लास. सही है, डॉग देने के बाद लेट्स डू दिस एंड वी सी इट इज ए एम्प्लॉय क्लास. आप क्या करोगे, आप अपनी क्लास के अंदर यहाँ पे कोई भी फर्स्ट लाइन लिख दो. फर्स्ट लाइन इज ट्रीटेड एज द डॉक्यूमेंट. ये आपके प्रोजेक्ट में बहुत हेल्प करेगी जब आप काम करोगे. लेट्स से हम यहाँ पे लिख देते हैं डॉक्यूमेंट दिस इज द एम्प्लॉय क्लास. ठीक है, तो इससे क्या होगा, जब आप इनहेरिटेंस परफॉर्म कर रहे होगे और आप यहाँ पे डॉक्यूमेंट में मेंशन कर दोगे, तो जब भी आप डॉक्यूमेंट प्रिंट करोगे तो ये बता देगा कि आपको पता चल जाएगा कि ये क्लास किससे इनहेरिटेड है या कैसे. ठीक है, डॉक के बाद मॉड्यूल है, बेसिस है. लेट्स प्रिंट द मॉड्यूल. अगर हम यहाँ पे मॉड्यूल प्रिंट करके देखें तो आई डोंट नो क्या आंसर आना चाहिए. मॉड्यूल करता क्या है? अच्छा, ये मॉड्यूल कौन सा है? मेन. इट मीन्स दैट एम्प्लॉय क्लास खुद ही अपनी मेन क्लास से चल रही है. हम लोग मेन मॉड्यूल अलग से बना सकते हैं, बट आई एम नॉट क्रिएटिंग दैट, तो इट्स ओके. दैट्स नॉट लाजिम. लेट्स सी व्हाट बेसिस सेज. ठीक है, बेस क्लास क्या है? ऑब्वियसली ऑब्जेक्ट है. हमारे पास ऑब्जेक्ट बेस क्लास है. एंड what does this? ठीक है, तो ये हमारे पास क्लास ऑब्जेक्ट ही रिटर्न कर रहा है. तो दिस इज हाउ यू कैन गेट द इंफॉर्मेशन ऑफ अ क्लास. अच्छा, आप ऑब्जेक्ट को डिस्ट्रॉय कैसे कर सकते हो? आपको ऑब्जेक्ट का नाम और ए लिखना पड़ेगा. तो यहाँ से अगर मैं
इसको हटाती हूँ और हटाने के बाद हम लिखते हैं डेल, और डेल में मैं कहती हूँ emp1 को डिलीट कर दे। ठीक है, अगर emp1 डिलीट हो गया है तो हम देखते हैं प्रिंट emp1 को देख के, तो नेम emp1 इज नॉट डिफाइंड बट इट एक्चुअली डिलीटेड इट। और डिलीट करने के बाद लेट्स से मैं इस लाइन को अगर कमेंट करूँ, ठीक है, कमेंट करने के बाद हम एक बार फिर से अपना ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं, मुझे वैल्यूज दोबारा से लिखनी पड़ेंगी। ठीक है, एंड आई डू दिस, तो इट इज सेइंग कि emp1 एक मेन क्लास एम्प्लॉय का आपका ऑब्जेक्ट है। लेकिन अगर मैं इसे अनकमेंट करती हूँ और अनकमेंट करने के बाद कहती हूँ तो इट इज सेइंग name1 नहीं है। तो आप अपने पास अपने ऑब्जेक्ट्स को डिलीट कर सकते हो। ऑब्जेक्ट्स को डिलीट करने के बाद दिस इज जस्ट एग्जांपल दैट यू कैन डू क्लास इनहेरिटेंस, दैट इज अ कॉन्सेप्ट। आप 2 क्लासों में इनहेरिटेंस कर सकते हो। दिस इज द एग्जांपल दैट आई वाज डूइंग। Okay, let's comment it out because I don't need this and create a class. ठीक, मैं एक बहुत जनरल सा प्रोग्राम लिखना चाहूंगी और उस जनरल सा प्रोग्राम को लिखने के बाद वी आर गोइंग टू अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट ऑफ इनहेरिटेंस। ठीक, तो आपके पास होता क्या है, आपके पास हमेशा इज अ रिलेशन होता है। मैं एक जनरल आइडिया दे रही हूँ दैट पेरेंट क्लास, हमने एक पेरेंट क्लास बनाई और इस पेरेंट क्लास में मैंने क्या किया, अंडरस्कोर इनिट में लेट्स से लिख दिया कि आई एम पेरेंट क्लास। ठीक है, आई एम पेरेंट क्लास कंस्ट्रक्टर। ठीक है, अब देखें आप लोगों के पास नॉर्मली क्या होता था, आप जावा में क्या करते थे, आप अपने पास क्लास बनाते थे, चाइल्ड नेम, ठीक है, वट एवर द नेम ऑफ द क्लास यू वांटेड टू क्रिएट। उसके बाद आप क्या करते थे, यू रोट कॉमा, आई फॉरगॉट, यहाँ पे हम कॉमा लगा देते कि कॉलन लगा देते हैं, सॉरी, हम लोग implements was for the interface and class what extends, जावा में extends लगता था। comma was used for C#.net, सॉरी C# में आप कॉलन यूज करते हो और comma आप C++ में यूज करते हो और जावा में extends का कीवर्ड आता है। और फिर आप क्या करते थे यहाँ पे, एक्चुअली मैं आई एम कोडिंग इन डिफरेंट लैंग्वेजेस, दैट्स व्हाई माय सिंटैक्स इज अ लिटिल मेस्ड अप, सो इफ आई एम मेकिंग अ सिंटैक्स मिस्टेक प्लीज एक्सक्यूज दैट। तो अब यहाँ पे क्या होगा, आप पेरेंट क्लास का नाम लिखते थे, लेकिन पाइथन में आप क्या करते हो, आप क्लास का कीवर्ड लिखते हो। ऑब्वियसली आप अपने यहाँ पे चाइल्ड क्लास का नाम लिखते हो और ब्रैकेट्स के अंदर आप अपने पास पेरेंट क्लास का नाम लिख देते हो। द क्लास that is going to be in a is a relationship with the child class, आप उसका नाम लिख देते हो सर, and then you normally go for the coding। तो हम यहाँ पे कुछ ऐसा ही करते हैं। अब यहाँ पे मैं क्लास बनाती हूँ और उसका नाम मैं चाइल्ड क्लास रख रही हूँ। आई एम मेकिंग इट जनरल बिकॉज आई वॉन्ट यू पीपल टू अंडरस्टैंड दैट कॉन्सेप्ट, और कॉन्सेप्ट समझ में आ जाएगा फिर तो कोडिंग स्टाइल इज एग्जैक्टली सेम, बस सिंटेक्स चेंज है। और हम यहाँ पे प्रिंट में लिख देते हैं आई एम ए चाइल्ड क्लास कंस्ट्रक्टर। ठीक, ये कांस्टेंट हो जाएगा, ठीक है, कंस्ट्रक्टर। ठीक, इफ आई एम गोइंग टू डू दिस, इट इज सेइंग ओके एंड लेट्स डू दिस। हमारे पास ये देखने के लिए कि 2 क्लासों के दरमियान में क्या है, इज सब क्लास एक फंक्शन है, दैट इज अ बिल्ट इन फंक्शन। आप क्या करते हो, आप यहाँ पे अपनी चाइल्ड क्लास का नाम देते हो सबसे पहले, और चाइल्ड क्लास के बाद आप अपनी पेरेंट क्लास का नाम देते हो। अगर इन दोनों क्लासों के दरमियान में इज अ रिलेशन है तो ये क्या करेगा, ये ट्रू रिटर्न करेगा, लेकिन इसने मुझे फॉल्स रिटर्न किया है। व्हाई? इसने मुझे फॉल्स इसलिए रिटर्न किया है बिकॉज आई डिडंट परफॉर्म द इनहेरिटेंस, आई फॉरगॉट दैट, एंड लेट्स डू दिस एंड लेट्स परफॉर्म द इनहेरिटेंस दैट आई वेरी forcefully said in the example, and see it is turned into true. It means that these 2 classes have a relationship between each other। और हमारे पास एक और इसका मेथड होता है is instance। हाँ, हम instance देख लेते हैं बाद में। अब देखें हम क्या करेंगे, अगर चाइल्ड क्लास का ऑब्जेक्ट बनाते हैं तो हम यहाँ पे चाइल्ड क्लास लिखते हैं। ठीक है, चाइल्ड क्लास का ऑब्जेक्ट that is, let's say C is equals to, and we are going to shift enter, तो C I am a child class constructor।
So it is a child class constructor. It is going to having variables. तो let's say मैं एक फंक्शन बना लेती हूँ पेरेंट क्लास में जिसका नाम लिख लेते हैं टेस्ट. ठीक है, हमारे पास एक टेस्ट फंक्शन है और हम यहाँ पे प्रिंट करते हैं आई एम इन पेरेंट क्लास, शिफ्ट एंटर, एंड हम यहाँ पे लिखते हैं सी डॉट टेस्ट. ठीक है, सी डॉट टेस्ट. Child class object has no attribute test. Why? You should call this. Okay, why aren't you calling? चलिए, हमने यहाँ पे किया child class constructor आ गया. It should be calling it. Let's say if it is calling. Yes, it is calling. Why aren't you calling before? I am in a parent class. ठीक है, तो आपके पास चाइल्ड क्लास पेरेंट क्लास के फंक्शंस को कॉल कर सकती है. लेट मी एक्सप्लेन दिस. देखें, यहाँ पे अगर आप इस एग्जांपल को अपने पास प्रिंट करें तो ये कुछ ऐसा ही कर रहा है. ये एट्रीब्यूट प्रिंट करता है पेरेंट क्लास का, सेट एट्रीब्यूट, गेट एट्रीब्यूट. आप सेट एट्रीब्यूट में वैल्यूज असाइन कर सकते हो, गेट एट्रीब्यूट में सिंपल वैल्यू प्रिंट कर दो. कुछ ऐसा ही काम जो ये मैंने गेट इन्फो वाला किया था. तो आप गेट इन्फो, प्रिंट इन्फो वाले वेरिएबल सिंपल एक एक वेरिएबल के लिए भी अलग से बना सकते हैं. ठीक, तो आपके पास चाइल्ड क्लास वाज दिस. अच्छा, चाइल्ड क्लास में ओवरलोडिंग कैसे होती है? ये इस सब इज इंस्टेंस ऑफ एन ऑब्जेक्ट. अच्छा, इज इंस्टेंस हमने नहीं किया था, तो लेट्स डू दिस. हम यहाँ पे सी टेस्ट के बाद क्या कर लेते हैं, इज इंस्टेंस को चेक करते हैं और अब इंस्टेंस को कहते हैं कि सी हमारी चाइल्ड क्लास का ऑब्जेक्ट है कि नहीं. इट इज रिटर्निंग ट्रू बिकॉज दिस इट इज अ चाइल्ड क्लास ऑब्जेक्ट. और अगर हमें यहाँ पे आई एम जस्ट टेस्टिंग, थॉट केम टू माय माइंड, अगर मैं पेरेंट क्लास लिखूंगी, सी इट इज रिटर्निंग ट्रू टू वाई बिकॉज child class is also considered as the object of the parent class, as the representative of a parent class because they both have a is a relationship. तो अगर यहाँ पे आप parent class भी लिखेंगे तो parent class का भी true ही return हो रहा है. So this is something that is I just did. I had no idea I would do it, but whatever. ठीक है, ओवरलोडिंग मेथड्स आपके ये बिल्ट इन मेथड्स हैं, इनका आप काम कर सकते हो. नॉर्मल क्लास में ओवरलोडिंग ऑपरेटर्स हैं, ओवरलोडिंग मेथड करके देखते हैं. ठीक है, ओवरलोडिंग नहीं, सॉरी, ओवरराइडिंग. क्लास की ओवरराइडिंग होती है. ओवरलोडिंग इज नॉट अ पार्ट इन पाइथन एंड ओवरराइडिंग इज. सो लेट क्लास ओवरराइड अ मेथड. तो हम यहाँ पे क्या करते हैं, अपनी पेरेंट क्लास के अंदर एक मेथड बना लेते हैं. लेट्स से डिफाइन ओवररिडन मेथड. ठीक, ओवररिडन मेथड को अगर हम लें और ओवररिडन मैथ METHOD और ओवररिडन मेथड में हम सेल्फ आर्ग्यूमेंट देकर एंटर करके प्रिंट कर लेते हैं आई एम इन पेरेंट क्लास. ठीक है, वी आर गोइंग टू राइट द एग्जैक्ट सेम डेफिनेशन, एग्जैक्टली सेम. नो कीवर्ड इज नीडेड, नथिंग एल्स इज नीडेड इन द पेरेंट क्लास. और इंडेंट खराब हो गया तो दिस, एंड आई एम overriding parent class method. Let's see हमारे पास क्या आता है. और यहाँ से मैं अपने पास c डॉट कॉल करती हूँ overridden method. I am overriding parent class method. तो जरा इसको हटा दो डेफिनेशन. तो I am overriding parent class method. It has overridden the definition of this. So I am parent class method को छोड़कर इसने क्या किया, I am overriding parent class method. तो जावा में जैसे आप जावा में क्या करते थे, जावा में आप लोगों को add, override और C# में आपको सिर्फ override लिखना पड़ता था या फिर ओवरराइड के बजाय न्यू लिखना पड़ता था. ये आप देख लीजिएगा, अगर आपने किया हुआ तो पता होगा कि आप ये कीवर्ड लिखते थे. लेकिन पाइथन में ओवरराइडिंग करने के लिए कोई कीवर्ड नहीं चाहिए, वो जनरली ओवरराइड खुद ही कर देगा. सो दीज वर द बिल्ट इन मेथड्स. बाकी आप अपनी लैब में कुछ मेथड्स देखेंगे तो आपके पास बात आ ही जाएगी. द पॉइंट इज this is very important, that is the data hiding. In data hiding आप लोगों को कुछ variables ऐसे होते हैं that you do not want your class to work on.
So I am going to copy this code. Excuse me for copying it because I'm not feeling like coding it. So yeah, class की example है, so I am just writing it down. Okay, it is going to be like this. ठीक है, अब देखें है क्या हमारे पास. आपके पास एक वेरिएबल है जिस वेरिएबल को आपने क्या किया है अंडर सीक्रेट काउंट लिखा है. ठीक है, सीक्रेट काउंट लिखने के बाद आपने एक फंक्शन बनाया है जो फंक्शन क्या करता है. ठीक है, ये फंक्शन क्या करता है. ये फंक्शन एक हर बार इस फंक्शन को जब आप कॉल करेंगे तो ये फंक्शन आपका जो वेरिएबल है उस वेरिएबल में +1 करता है और फिर सीक्रेट काउंट को प्रिंट कर देता है. ठीक, आपने यहाँ पे क्या किया, जस्ट काउंटर क्लास का ऑब्जेक्ट बनाया, 2 बार काउंटर को कॉल किया तो वैल्यू 2 होनी चाहिए और आपने क्या किया, आपने बोला काउंटर के जो सीक्रेट टोकन वैल्यू है उस सीक्रेट टोकन वैल्यू को प्रिंट करके दिखा दो. अगर मैं यहाँ पे देखती हूँ तो देखें हमारे पास क्या लिखा आ रहा है, अनइंडेंटेड अच्छा ठीक है, हमारे पास एक एरर आ रहा है. इट इज सेइंग जस्ट काउंटर ऑब्जेक्ट हैज नो एट्रीब्यूट अंडरस्कोर सीक्रेट काउंट. वो ये कह रहा है कि जस्ट काउंटर की क्लास के अंदर अंडरस्कोर दैट इज डबल अंडरस्कोर सीक्रेट काउंट कोई वर्ड नहीं है. Why? Whenever you want to hide something, whenever you want to make something private, whenever you want कि कोई एक वेरिएबल आपकी क्लास के आउटसाइड एक्सेस ना हो सके, आप उसको डबल अंडरस्कोर से मार्क कर देते हो. ठीक है, आप क्या करते हो, डबल अंडरस्कोर से मार्क कर देते हो वेरिएबल को टू मेक इट अनएक्सेसिबल. एक्सक्यूज द स्पेलिंग फ्रॉम आउटसाइड द क्लास. ठीक है, तो आप उसे अनएक्सेसिबल करते हो. अनएक्सेसिबल करने के लिए डबल अंडरस्कोर लगाना पड़ता है. तो इसीलिए आपके वेरिएबल की काउंटर की वैल्यू तो प्रिंट हो रही है बट यू आर नॉट गेटिंग द डायरेक्ट क्या बोलूं होल्ड ना. तो आपकी क्लास में यही एग्जांपल है. इट इज सेइंग दैट के डबल अंडरस्कोर प्रीफिक्स आपके प्रोग्राम को डायरेक्टली विजिबल नहीं करती आउटसाइडर्स के लिए, तो आपके पास ये एरर आएगा. एंड इफ यू वांट टू प्रिंट इट और एक्सेस इट डायरेक्टली यू हैव टू राइट इट लाइक दैट. दिस इज द स्टैंडर्ड क्या बोलूं way to communicate or to call the objects that are being not accessible outside the class. That is this object dot underscore class name underscore attribute name. तो हम यहाँ पे लिख के देखते हैं. Let's comment it and add. और हम यहाँ पे इसको just रन कर लेते हैं और हम यहाँ पे लिखते हैं प्रिंट करो. क्या प्रिंट करो हमारे पास दैट इज काउंटर डॉट अंडरस्कोर. सी, इसने खुद ही से इसको ले आया, मैंने जस्ट टैब बट दबाया है एंड इट इज एक्चुअली गेटिंग इट बिकॉज नाउ इट नोज व्हाट यू वांट टू एक्सेस. और अगर हम इसे एंटर करें तो इट इज गेटिंग द वैल्यू. इट इज टेलिंग यू दैट देयर आर टू digit in the counter. तो हमारे पास काउंटर में प्लस होके ओरिजिनल वैल्यू क्या 2 आ गई है. सो दिस वाज ओवरऑल. आप ओवरराइडिंग कैसे करते हो, आप क्लास कैसे क्रिएट करते हो, चाइल्ड क्लास कैसे बनाते हो, सेल्फ का कीवर्ड क्या करता है. सेल्फ का कीवर्ड इज एक्चुअली रिप्लेसिंग फॉर दिस. इसके अलावा आपके पास फंक्शंस की क्रिएशन, फंक्शंस में लूप लगेंगे कैसे. एंड दिस वाज द जनरल ओवरऑल क्लास ऑफ योर. कुछ बिल्ट इन मेथड्स हैं जो कि मैंने आपके लैब के देखे नहीं. उन बिल्ट इन मेथड्स को मैं इसलिए नहीं देख रही हूँ. आई वांट यू पीपल टू एक्सप्लोर इट बाय योरसेल्फ एंड डू व्हाट दे डू. अच्छा, एक और चीज जो मुझे आपको बतानी थी, आप यहाँ पे जाके देखें आपके पास पाइथन की डॉक्यूमेंटेशन है, पाइथन 3 सब कुछ. इन डॉक्यूमेंटेशन पे जाके आप वेरिएबल्स के बारे में बात कर सकते हो. अगर आपको किसी वेरिएबल को पढ़ना है, जो वेरिएबल आपका पढ़ने का टास्क है, दैट यू आर पीपल आर सपोज टू एक्सप्लोर लाइक दिस. जैसे अगर आपको पढ़ना है कि अंडरस्कोर इनिट तो पढ़ा दिया मैंने, लेट्स से अंडरस्कोर str सेल्फ कैसे वह काम करता है, तो यू आर गोइंग टू राइट इट लाइक दिस. ठीक है,
और आपके पास यहाँ पे पाइथन की एक डॉक्यूमेंटेशन आ जाएगी। आप पाइथन यहाँ पे जाके लें, आप जर्नल टैब में जाकर लें, आप पाइथन की किसी भी जगह पे जाकर अगर डॉक्यूमेंटेशन लें, मैं इसको जाती हूँ बिकॉज यहाँ पे मेरे पास सबसे अच्छी डॉक्यूमेंटेशन आती है, and it is telling you what this function do and how to use this function with the examples. So I want you people to explore the things like that, ताकि कुछ चीजें आपको खुद से एक्सप्लोरेशन आए। अगर आप ये एक्सप्लोरेशन नहीं सीखेंगे तो आपके प्रोजेक्ट में मसला होगा। So the things I left purposefully and you people are supposed to read that. अगर read करने के बाद फिर आपको कोई कॉन्सेप्ट में कंफ्यूजन है तो you are going to communicate with me. That was for the class. Thank you. अल्लाह हाफिज।